Hello aspirants, welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari and I am starting again with our भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 खत्म कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसके अलावा ही कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4 और चैप्टर 3 दोनों ही हम लोग आज फिनिश कर लें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक मैं बेरैक्ट्स कवर कर सकूँ और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। तो इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और बीएसए दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं। इसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कवर्ड मिलेंगे, जैसे कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंसी क्लासेस हो गई, सीआरपीसी जो पुराना था उसकी क्लास, सीपीसी क्लास और बहुत सारे लीगल रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ अगर ऐसा है जो नहीं है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके साथ भी उस पर भी काम करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे। सेक्शन 51 कहता है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस बी प्रूव्ड। सेक्शन 51 ये कहता है कि उन तथ्यों का जिसका कोर्ट ऑलरेडी जुडिशियल नोटिस ले चुका है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये आपका जो हेडिंग है यही क्या है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्शन जिसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो फैक्ट्स अपने आप में जुडिशियली नोटिसेबल है, उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से हैं? तो ये है आपका सेक्शन 52। सेक्शन 52 हमें बताता है कि ये लिस्ट ऑफ तथ्य हैं जिनको आपको कोर्ट के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के सामने अगर आपने ये चीज बोली है तो कोर्ट उसको अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। जैसे कि क्या? ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, international treaty, agreement or convention with country or countries by India or decisions made by India at international associations or bodies. तीसरा, the course of proceeding of a constituent assembly of India, of parliament of state and of state legislature. चौथा, कहाँ पहुंच गया ये मेरा, ये कहाँ चला गया, हाँ चौथा, द सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि आप किसी भी कोर्ट में अगर कहीं की भी सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं तो कोर्ट आपसे ये क्वेश्चन नहीं करता कि ये सही है कि नहीं है। अगर सर्टिफाइड कॉपी कहीं की भी लग गई है तो कोर्ट जैसे ही सील देखेगा किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की तो वो समझ जाएगा कि ठीक है उसकी जुडिशियली नोटिसेबल है, वो उस पर वो कोई भी उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कहेगा। नेक्स्ट है आपका द सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरलिटी, मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, नोटरीज पब्लिक एंड ऑल द सील्स which any person is authorized to use by the constitution or by an act of parliament or state legislatures or regulations having the force of law in India. Next है the accession to the office, names, titles, functions and signatures of persons filing for the time being by any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette. Next, the existence, title and national flag of every country or sovereign recognized by the government of India. Next, the divisions of time, the geographical divisions of the world, the public festivals, fast holidays notified in the official gazette. कहीं पे भी अगर कोई केस चल रहा है और आपने बोल दिया कि सर फलाना दिन तो संडे था, या फलाना दिन या फलाना महीना तो मई चल रहा था, मार्च चल रहा था, अप्रैल चल रहा था, जून चल रहा था, तो इस पे कोई डिबेट नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें लिखा हुआ है सेक्शन में टेरिटरी ऑफ इंडिया, commencement, continuance and termination of hostilities between the government of India and any other country or the body of persons, and the names of members of officers of the court and the deputies and subordinate officers, advocates, etc. The rule of land, the rule of road and of land and of sea, and in the cases referred to in subsection 1 and also on the matters of public history, literature, science, art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference, and if court is called upon by any person to take such judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any book or document as it may consider necessary enable it to do. तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया है और इन्होंने बोला है कि सब सेक्शन 1 को लेते हुए जहां पे भी
जहाँ पे भी आप पब्लिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आप साइंस की बात कर रहे हैं, आप आर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप रेफरेंस बिल्कुल दे सकते हैं। पर इन चीजों में अगर कोर्ट चाहे, अगर वो चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपने लिटरेचर की बात या आर्ट की बात या हिस्ट्री की बात की है, ये आपने कहाँ से लिया है, यानी कि आपने कौन सी बुक से उठाया है, उस बुक का हमें रेफरेंस दे दीजिए, या उस डॉक्यूमेंट का हमें रेफरेंस दे दीजिए, या ये जो भी जिस भी आपने जगह से लाए हैं वहां के एक व्यक्ति का हमें एक सर्टिफाइड प्रूफ दे दीजिए। ये कोर्ट मांग सकता है। कहाँ कहाँ पे? उन मैटर्स पे जहाँ पब्लिक हिस्ट्री की बात हो रही है, जहाँ लिटरेचर की बात हो रही है, जहाँ साइंस की बात हो रही है, या जहाँ आर्ट की बात हो रही है। क्लियर एवरीबडी? Now coming to section number 53, section number 51, 52 is clear to everybody. 51 says कि वो facts जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 हमें वो facts बताता है कि कौन कौन से हैं जिनका वो नोटिस ले सकता है, और 53 हमसे कहता है facts admitted need not be proved. This one is important. ये कहता है no fact needs to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have been admitted by their pleadings, provided that the court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such submissions. क्या समझ आया? नील बटे सन्नाटा कुछ नहीं। ओके, सेक्शन 53 गाइस कहता है कि वो तथ्य जो एक प्रोसीडिंग में किसी भी पार्टी के द्वारा या उनके एजेंट्स के द्वारा ऑलरेडी एडमिट किए जा चुके हैं किसी हियरिंग पे, या हियरिंग के पहले अगर उन्होंने रिटन में यानी कि प्लीडिंग्स के थ्रू, प्लीडिंग का मतलब क्या है, आपका रिटन स्टेटमेंट आपने दिया, आपने कंप्लेंट दिया, उसका रिटन स्टेटमेंट आपने दिया, फिर एविडेंस दिया, ये सब आपकी प्लीडिंग्स चल रही है। तो आपने मान लो अपने रिटन स्टेटमेंट में किसी चीज को एडमिट कर दिया, ठीक, भाई पार्टी है, दो पार्टी है, एक कंप्लेनेंट है, एक आप है रिस्पोंडेंट, ठीक है। आपने रिटन स्टेटमेंट में, इसने कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की, आपने उसको जवाब दिया, वो जवाब क्या हुआ? रिटन स्टेटमेंट। अब उस रिटन स्टेटमेंट में आपने किसी चीज को अग्री किया कि हाँ पैराग्राफ 2 में जो चीज लिखी हुई है उसको हम एडमिट करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पहली चीज तो कि अगर आपने यानी कि आप पार्टी है या आपके एजेंट ने किसी चीज को वर्बली किसी भी कोर्ट में एडमिट किया है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हियरिंग के पहले आपने रिटन में, ठीक है, या प्लीडिंग के रूल के हिसाब से आपने किसी चीज को एडमिट किया है तो उसको भी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रोवाइडेड, परंतु कोर्ट अगर चाहे तो वो अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए उन तथ्यों को आपको एडमिट करने के लिए बोल सकता है, प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। कैसे कि कैसे? जैसे मान लो आपने कोर्ट में एक चीज बोली कि नहीं नहीं साहब हम तो उस दिन वहां पे थे ही नहीं, और ये जो बोल रहे हैं ये झूठ है, और हम जो है वहां पे थे नहीं, हम किसी और जगह पे थे। तो कोर्ट क्या बोल सकते हैं? या मान लो कोई और चीज, मतलब एक तो ये चीज है, एक मान लो कि कोर्ट ने कुछ बोला, आपने बोला नहीं नहीं ये चीज है ही नहीं, और इसकी जगह पे ये चीज थी। तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है भाई एक काम करो, एक एफिडेविट पे लिख के दे दो ये सारी चीजें। तो ये क्या है? वो आपसे बोल रही है कि हाँ हमको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में दो तब हम इसको मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 53 दो चीजें याद रखनी है। अब इसमें पूछा कैसे जाता है? इसमें ये पूछा जाता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये कौन से सेक्शन में लिखा है? तो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 53 में। और ये इसको एक तरीके से और पूछ सकते हैं कि वो फैक्ट जो एडमिट किए गए हैं उसमें क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है, ये क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपने हियरिंग पे एडमिट किया है, यानी वर्बली एडमिट किया है आपने, आपकी पार्टी ने और दूसरा ये है कि अगर आपने प्लीडिंग में किसी चीज को एडमिट कर दिया है तो उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल अगेन कोर्ट का डिस्क्रिशन, कोर्ट का डिस्क्रिशन इज सर्वोपरि, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, चैप्टर 4 भी कर ही लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो चैप्टर 3 कंप्लीटेड। किसी को कोई कंफ्यूजन इन 3 सेक्शंस में तो प्लीज feel free to reach out to me in the comment section. I'll be more than happy to answer all of your doubts.
कमिंग टू चैप्टर नंबर 4 ऑफ ओरल एविडेंस, चैप्टर 4 सेक्शन 54 से स्टार्ट होता है और ये कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। जब हमने शुरुआत में एविडेंस पढ़ा था, एविडेंस कितने प्रकार का होता है, तो आपने मेरे साथ पढ़ा था ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम आ रहे हैं ओरल एविडेंस के ऊपर, जो कि चैप्टर 4 में कवर्ड है। ये कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। सारे तथ्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़ के ओरल एविडेंस के तहत प्रूव कर सकते हैं। अब सेक्शन 55, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एंड 10 में से 8 बार तो ये पूछा ही जाता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कहाँ दिया है? पहली चीज ये, एक क्वेश्चन ये आता है सेक्शन 55। दूसरा, ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका पहला आंसर होगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। नाउ है क्या सेक्शन 55? सेक्शन 55 कहता है ओरल एविडेंस शैल इन ऑल द केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट। ठीक, अब डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज फर्स्ट हैंड देखी, ठीक, तो आप ही वो चीज बताओगे। ये नहीं कि मैंने अपनी दोस्त को बता दी कि यार तुम्हें पता है मैंने वहां पे क्या देखा था, मैंने तो वहां पे एक जिराफ देखा था इतना बड़ा सा, और वो दोस्त आपकी बता रही है कि हाँ उसने देखा तो था, उसने शायद एक या दो जिराफ कुछ तो देखे थे, पर जिराफ तो देखा था, राइट? तो ये नहीं होना है, ठीक है? यानी कि जिसने देखा, मैंने देखा, तो मैं विटनेस हूं, मैं बताऊंगी। फर्स्ट हैंड नॉलेज जानी चाहिए, सेकंड हैंड कुछ नहीं। तो डायरेक्ट का मतलब मैंने देखा मैं बताऊंगी, मैंने सुना मैं बताऊंगी, ठीक, या मेरी किसी और सेंस के द्वारा मैंने कुछ महसूस किया तो मैं बताऊंगी। मेरा कुछ ओपिनियन है किसी ग्राउंड पे, तो वो मेरा ओपिनियन है, मैं उसको डायरेक्ट बताऊंगी, और वो किन ग्राउंड पे मैंने ओपिनियन दिया है वो मैं बताऊंगी कोर्ट को। ये सारी चीजें डायरेक्ट में काउंट होंगी। आइए पढ़ते हैं। पहला, a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. Number two, a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. Number three, a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. Number four, an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of a person who holds that opinion on those grounds, provided that the opinion of experts expressed in any treatise commonly offered for sale and on the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise. If the author is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards unreasonable. Provided further that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. Now, 55, sorry guys, I have a bad throat. सेक्शन 55 कहता है कि ओरल एविडेंस, अब बस इधर देखिएगा, मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिएगा। ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। पहली चीज, डायरेक्ट बोले तो मैंने देखा मैंने बताया, मैंने सुना मैंने बताया, मैंने परसीव किया और किसी भी प्रकार से मैंने बताया, मेरा ओपिनियन है मैंने बताया, ओपिनियन है मैंने बताया, ग्राउंड्स भी मैं ही बताऊंगी कि मेरा ये ओपिनियन किस ग्राउंड पे आया है, अनलेस एंड अनटिल आई एम एन एक्सपर्ट ओपिनियन जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज हैं और उन थ्योरी से मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। ऑल्सो अगर मैं किसी मटीरियल थिंग के बारे में कोई चीज बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ साहब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टैचू है, मैंने देखा हुआ है, तो ये देखा मैंने है, मैंने बताया, अच्छी चीज है, लेकिन कोर्ट उसको देखने की मांग कर सकती है। अब उतना बड़ा स्टैचू आप लेके तो आ नहीं जाओगे कोर्ट में कि भाई चौराहे पे एक स्टैचू लगा है हम उठा के ले आए, कि नहीं लॉर्डशिप वहाँ एक चौराहा था, उस चौराहे में एक बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, वो मूर्ति मैंने देखी है। ठीक बात है, गुड, देखिए, बहुत अच्छा। कोर्ट ने बोल दिया हम कैसे माने? तो ये तो नहीं कि आप खोद रहे हो, रात भर खोद रहे हो, 4 दिन खोद के उस मूर्ति को लेके आओगे एक बड़े से ट्रक में लाद के और दिखाओगे, नहीं। फोटो प्रभु, कॉमन सेंस, फोटो ले जाके दिखा दी, तो कोर्ट को अगर लगेगा, तो कोर्ट यहाँ पे लिखा है ना कि इट कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग्स फॉर इट्स इंस्पेक्शन,
तो इसमें प्लीज ये अकल मत लगा लेना कि मतलब पूरी की पूरी चीज मंगा लेंगे, और भी प्रोसेस होते हैं इंस्पेक्शन के, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया. सो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आई होप इज क्लियर टू यू पीपल. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, अच्छा लगे तो बताइए, बुरा लगे तो बताइए, पर बताइए हुजूर. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड आल्सो स्टडिंग. I'll see you people tomorrow at the same time. Till then, um, do whatever you want to do, man, but study. Okay, I'll see you people tomorrow again. Bye bye, good night, sweet dreams, and take care, everybody.